जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य अध्ययन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंतर्गत यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी 2022 के 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित परीक्षा जो कि सेकेंड शिफ्ट में आयोजित की गई थी, इस परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों को आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास में कुल 40 प्रश्नों को समाहित किया गया है जो कि जीएस से संबंधित हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों को बताना है, लेकिन वह द्वीपीय देश हों, तो एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। तो भारत के दो पड़ोसी देश हैं जो कि द्वीपीय देश हैं। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है आप लोग बताएंगे। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टी और मालदीव की राजधानी है माले। दोनों भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है और मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से दक्षिण एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। तो ये दोनों द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, चूँकि पड़ोसी देशों के बारे में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ओमान पश्चिमी एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी मस्कट है। अगर माले की बात करें तो माले, चूँकि अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं, मालदीव की राजधानी है। अगर मनामा की बात करें तो मनामा बहरीन की राजधानी है और मास्को रूस की राजधानी है। अब चूँकि ओमान की राजधानी पूछी गई थी तो राजधानी क्या है, मस्कट। एक प्रश्न राजधानी से आता है तो आप लोग राजधानी जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। तो गणेश वासुदेव मावलांकर, जीवी मावलांकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अर्थात स्पीकर थे। परंतु यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला जी हैं। चलिए आप सभी को पता होगा कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष भी लगभग 5 वर्ष तक इस पद पर बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की मनाने की शुरुआत 1 मई 1986 से हुई थी, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से अधिक न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। तभी से श्रमिकों के हित के लिए और उनके लिए सहयोगात्मक भावना को जागृत करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो वर्ष 1986 से मनाया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो ध्यान रखें, उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर एवं पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। यह मेवाड़ की राजधानी थी और इसकी स्थापना अर्थात उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने की थी, इसीलिए इसका नाम उदयपुर पड़ा। तो कब स्थापना किया था, 1559 ईस्वी में किया था राजा उदय सिंह ने। तो इसको सफ़ेद शहर के साथ साथ पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। मतलब कौन सी राजधानी किसी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आइजोल, आप सभी को पता होगा कि आइजोल मिजोरम की राजधानी है और मिजोरम भारत का केंद्र शासित राज्य नहीं है, यह एक पूर्ण राज्य है और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। अगर 3 शेष राजधानियों की बात करें तो दमन
दमन एवं दीव की राजधानी है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, और कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। तो शेष केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है, लेकिन आइजोल मिजोरम की राजधानी है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसकी राजधानी वर्तमान में दमन है। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। अगर बात करें टेनिस की, तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल और बैडमिंटन, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। अब हिंद स्वराज पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका, जब ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका वापसी किए थे 1909 में, तो गुजराती भाषा में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने किल्डोनन कैसल नामक जलीय जहाज पर बैठ के की थी। और ध्यान रखेंगे हिंद स्वराज पुस्तक में ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं बेश्या कहकर पुकारा था। यह प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में कई बार कि महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं बेश्या कहा है, तो हिंद स्वराज में कहा है। हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। मतलब ग्रीन अकाउंटिंग या हरित लेखांकन का मतलब क्या होता है, तो ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि को ध्यान में रखते हुए, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि को ध्यान में रखते हुए आकलन करने के तरीके को हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों की क्षय लागतों को राष्ट्रीय आय से घटाया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति किए गए प्रयासों पर आई लागतों को भी राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखेंगे अगर प्रश्न पूछा जाए कि संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। और संगाई मणिपुर का राजकीय पशु है। संगाई एक प्रकार का हिरण होता है और यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मणिपुर में 21 से 30 नवंबर के मध्य मनाया जाता है और यह वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है, तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि जीवों को किसी प्रकार का चोट या कष्ट न पहुंचाना, अहिंसा होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म में कुल 5 सिद्धांत हैं। एक है अहिंसा, मतलब जीव को चोट न पहुंचाना, अहिंसा होता है। सत्य, झूठ ना बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, संचय, संपत्ति का संचय न करना, यानी धन को इकट्ठा न करना अपरिग्रह कहलाता है। और ब्रह्मचर्य यानी सात्विक जीवन को बिताना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर यह है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन 4 महाव्रतों का प्रतिपादन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किया था।
जबकि पांचवा जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये चारों पार्श्वनाथ के थे, बल्कि जो ब्रह्मचर्य था ये महावीर स्वामी का था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अलंकृत किया गया था। ध्यान रखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिनमें से धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि एवं वराह मिहिर। ये सभी उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में निवास करते थे, जिनको संयुक्त रूप से नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि। तो नवरत्न का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो महज 30 साल तक खिलजी वंश ने शासन किया था। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया था। तो केवल देखा जाए तो 1296 से 1316 केवल 20 वर्षों तक शासन किया। केवल 20 वर्षों तक शासन किया था खिलजी वंश ने। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। 1292 से लेकर के 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक यहाँ पर खिलजी वंश का शासन था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे कम समय तक शासन किसका था, यहाँ पूछा गया है। तो सबसे कम समय तक शासन था यहाँ पर खिलजी वंश का, जो कितने वर्ष का था? केवल 30 वर्ष का था। कब से कब तक के लिए रखा गया था शासन? तो इसका शासन 1292 से लेकर के 1330 ईस्वी तक रहा, और इसमें अकेले केवल 20 साल किसका शासन था? अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था, क्या आधार बना करके? तो ध्यान रखिए, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम को, इसी को आधार बना करके डलहौजी ने इस पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखिए कि अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में किया गया था। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। लॉर्ड डलहौजी अपनी हड़प नीति के लिए भारतीय इतिहास में जाना गया, और 1849 ईस्वी में इसने पंजाब पर विलय किया था। इसने इस नीति के तहत 1848 में सतारा पर, 49 में जैतपुर एवं संबलपुर, 1850 में बघाट में और 1853 में झांसी में, जबकि 1854 ईस्वी में इसने नागपुर पर अधिकार कर लिया था। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। वो बंदरगाह था लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में SR राव के द्वारा, यानी रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यह एक बंदरगाह नगर भी था। अगला प्रश्न है कि बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा, जो कि लाल, हरा और पीले रंग का डिजाइन किया गया था, तो वह आंदोलन था बेटा स्वदेशी आंदोलन। तो ध्यान रखें कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा, जो कि लाल, हरा और पीले रंग में डिजाइन किया गया था, 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल विभाजन के खिलाफ थे। अगला प्रश्न है कि खलीफा के अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए कब बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो ध्यान रखिए कि खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 ईस्वी को बम्बई में हुआ था, और खिलाफत समिति के गठन में हकीम अजमल खान, मौलाना आज़ाद और मौलाना आज़ाद के अतिरिक्त अली भाइयों यानी अली बंधुओं
मोहम्मद अली एवं शौकत अली हसरत मोहानी के नेतृत्व में किया गया। महात्मा गांधी की सलाह पर खिलाफत समिति ने असहयोग नीति अपनाई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या लिखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1936 के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो कुल मिलाकर के मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीश थे, जिनकी संख्या मिलाकर टोटल 7 हो गई थी। आपको पता होना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गैवियर बनाए गए थे। इसमें कुल 7 न्यायाधीश थे, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 6 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो बैरकपुर के सिपाहियों के द्वारा इस 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है और इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है और अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर में मिलती है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जबकि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई डोडा बेट्टा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर मिलती है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन लू कहलाती है। यह गर्मियों में उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। लू के कारण तापमान में भारी वृद्धि होती है, जो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से उष्ण हवाएं प्रायः मई तथा जून महीने में चलती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। लिखा है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? तो भारत की यामोत्तर मानक रेखा की बात कर रहे हैं, तो 82.5 अंश पूर्व देशांतर भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, जो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। यहाँ से समय को मानक समय माना जाता है और भारत का मानक समय GMT के से 82.5 पूर्व में है, जो भारत का GMT से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 82.5 पूर्व देशांतर भारत के मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से होकर के यह गुजरती है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, और इसी की विफलता के परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। कौन सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है दिए गए विकल्प में? तो दिए गए विकल्पों में से सबसे ऊंचा शिखर बताना है भारत में जो स्थित है, वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो लगभग 8,586 मीटर यह ऊंचा है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कंचनजंगा नाम तिब्बती शब्द कंचन और दोंगा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है
ग्रेट ट्रेसर ऑफ द ग्रेट स्नोज। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो एलपीजी के रूप में जाना जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल के रूप में जाना जाता है। नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारत की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई थी और इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जबकि वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय उदारवाद का जनक कहा जाता है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो जब 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो उसे सरकारी कंपनी कहा जाता है। ध्यान रखें कि भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केंद्रीय तथा अंशतः एक या अधिक राज्य की सरकारों के पास हो तो उसे सरकारी कंपनी का दर्जा प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य वह पुण्य स्थान है जहाँ सहस्त्र ऋषिश्वरों को वेद व्यास के शिष्य सूत ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थी। इसे 60,000 ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है और नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा का भंडार या सभी? तो इसका सही उत्तर होगा विदेशी मुद्रा भंडार में संकट पर विशेष जोर दिया गया था। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार ने अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि की आवश्यकता वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया जो विदेशी मुद्रा था वह भंडार 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने के योग्य भी नहीं बचा था कि उससे 15 दिन के लिए आवश्यक आयात किया जा सके। इतना भी विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास 1991 में नहीं था। इसी स्थिति में 1991 में भारत सरकार को आर्थिक सुधारों के लिए कदम उठाना पड़ा। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं कि हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो यह मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो आभूषणों की शुद्धता के लिए होता है। तो आप समझो कि जेवर दिया गया है तो यही शुद्ध होगा। ध्यान रखिए कि हॉलमार्क लोगों का उपयोग ज्वेलरी के लिए किया जाता है। यह एक आधिकारिक चिन्ह या धातु से बनी वस्तुओं पर अंकित चिन्हों की श्रृंखला होती है जो ज़्यादातर महान धातुओं की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए होती है, जैसे प्लेटिनम है, चांदी है, सोना है आदि धातुओं की शुद्धता की गारंटी देता है। वे आदर्श जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए कौन से हैं? तो वे आदर्श हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है
और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसको भारतीय संविधान में एक ऐसा चेक कहा जाता है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था इसको? तो केटी शाह ने कहा था। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार है, भाग 4 की बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है, जबकि 5 में संघ का संविधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 यह मुख्य रूप से संघ की राजभाषा के बारे में प्रावधान करता है। आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा से संबंधित है और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राज्य की भाषाएं अनुच्छेद 345 में वर्णित हैं, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ध्यान रखिए, किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो ध्यान रखें कि जो इंद्रधनुष की घटना होती है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। पहली चीज तो प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। सफेद रंग एक इंद्रधनुष के 7 रंगों में शामिल नहीं होता है, बल्कि नीला, नारंगी और बैंगनी इसमें शामिल होते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण की परिघटना को ही इंद्रधनुष या रेनबो कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। और ध्यान रखेंगे कि इंद्रधनुष में मुख्य रूप से 7 रंग होते हैं, जिसको आप विबग्योर से याद कर सकते हैं, VIBGYOR से याद कर सकते हैं। और इसके आधार पर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी ये 7 रंग इसमें पाए जाते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ऐसी गैसें जो हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। और इनके अंतर्गत आने वालों गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन आदि ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं, जबकि आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। आर्गन एक प्रकार से हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3 और इसका उपयोग मुख्य रूप से कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्त की सही आयु सीमा है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट की अब सही आयु है वो 65 वर्ष है। ध्यान रखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायर होने की उम्र 62 वर्ष होती है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पूर्व इसकी स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में की गई थी। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे मुख्य रूप से अपना पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखेंगे, मिट्टी से पोषक तत्व जाइलम ऊतक के द्वारा एब्जॉर्ब करके उसे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल मुख्य रूप से समताप मंडल के ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है। ध्यान रखिए कि ओजोन ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, अर्थात ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के ओजोन का निर्माण होता है और यह मुख्य रूप से वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। हमारी पृथ्वी के धरातल से लगभग 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है और पृथ्वी पर बढ़ते ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिससे समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी हो रही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको अवशोषित कर लेती है। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और यदि यह ध्यान रखें कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाएंगी तो व्यक्ति में त्वचा कैंसर संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। अब चूंकि प्रश्न में पूछा गया था कि ओजोन होल किससे संबंधित है, तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई से संबंधित है। तो इस प्रकार से यूपी SSSC पेट में अब तक जितने भी टेस्ट पेपर हो चुके हैं उन प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने पूरी तरह से व्याख्यात्मक रूप से देख चुके हैं। अब हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और यदि चैनल आपके लिए उपयोगी है तो इसको सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।